बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान सईद रूफ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में आज जम्मू कश्मीर में हालात के हवाले से, एनकाउंटर्स के हवाले से, क्योंकि आए रोज़ यहाँ पे अब एनकाउंटर्स हो रहे हैं। और आज के दिन की अगर हम बात करें, सुबह पहले वे पुलवामा के बड़जू इलाके में एनकाउंटर्स हुआ, उसके बाद लोलाब में शूट आउट हुआ है। पूरे मामले पर नज़र रखी हमारे सीनियर साथी सनम एजाज ने। बराह रास्त सनम मेरे साथ जुड़े हैं। सनम, क्या हालात है अभी अगर हम पुलवामा की बात करें एनकाउंटर के हवाले से और लोलाब में जो शूट आउट है उसके हवाले से? देखिए रूफ, अगर एनकाउंटर की बात करें तो आज 11वां एनकाउंटर इस महीने का, यानी जून का आज 22 तारीख, और आज तक 11 एनकाउंटर्स हो चुके हैं। और इन 11 एनकाउंटर्स में अब तक 31 मिलिटेंट जो है वो मारे जा चुके हैं। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो साल 2020 के युकम जनवरी से लेकर अब तक 100 से ज़ायद मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। और आज के एनकाउंटर की बात करें तो बांडजू पुलवामा का इलाका, और साफ जाहिर है कहते हैं कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और उसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के बाद यहाँ फोर्सेस का कोऑर्डिनेशन होता है और इसमें जो है इनकाउंटर होता है, शूट आउट होता है, जिसमें 2 मिलिटेंट मारे जाते हैं और इस इनकाउंटर में एक सीआरपीएफ एहलकार भी मारा जाता है। साफ जाहिर है, खुद आपको याद होगा आईजी कश्मीर ने पिछले दिनों बताया था कि बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं, और आज भी उन्होंने बताया कि बड़ी कामयाबी मिल रही है। श्रीनगर के हुमामा के इलाके में जब वो वेटलैंड सबनी थी, उस मौके पर भी उन्होंने कहा कि बड़ी फोर्सेस को कामयाबियाँ मिल रही हैं और उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो कामयाब है। उसके साथ साथ जो गैजेट्स इस्तेमाल होती है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, वो बड़ी कामयाबी, उससे फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिल रही है। यानी बड़े पैमाने पे मुखबरी का मामला जो है उसमें भी कामयाबी हासिल होती है, और उसके साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ ये जो गैजेट्स का इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये एक बड़ी कामयाबी होती है। तो पुलवामा का अगर देखा जाए, ये सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो ये डीजी ने भी कहा था कि अगर डीजी की हम बात करें, उनका कहना था कि ट्रेस आउट करने में बड़ी आसानी अब हो रही है जहां पे भी मिलिटेंट्स छुपे बैठे हैं। तो क्या यही जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट्स की हम बात करें या डेजेस की बात करें, क्या यही रीजन है कि जो आसानी से इनको ट्रेस आउट किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले अगर आपको बताएं तो इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है वो स्ट्रांग हो चुका है, काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, और हम कश्मीर में हम कहेंगे कि बड़े पैमाने पे मुखबरी हो रही है, एक वो चीज़ है। दूसरी, उसके साथ साथ जो गैजेट्स यानी टेक्नोलॉजी, मोबाइल ख़ास तौर पे, उसका बड़े पैमाने पे इस्तेमाल, जो उसकी जो फोर्स के लोग उस इस्तेमाल को उसके इस्तेमाल को करते हैं और उसके बाद इस सारे नेटवर्क को क्रैक डाउन करते हैं, क्रैक करते हैं। ये बड़ी दोनों कामयाबियाँ। और इसके बाद अब की बार जहाँ ये चीज़ें पहले भी थी, पहले भी ह्यूमन इंटेलिजेंस था, उसके बाद साथ साथ में ये भी था कि गैजेट्स का इस्तेमाल भी होता था, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी होता था, लेकिन अब शायद बड़े पैमाने पे हो रहा है, क्योंकि एक महीने में 11 इनकाउंटर, 31 मिलिटेंट, यूँ कहें साउथ कश्मीर में जो पहले आईजी ने भी बताया था कि 100 से 200 के करीब मिलिटेंट्स हैं उनके आने से पहले, और उसके बाद लगभग 100 से ज़ायद अब मारे जा चुके हैं। तो ये साफ जाहिर है कि बड़ी कामयाबियाँ मिल रही हैं। जो तादाद फोर्सेज ने बताई थी, गवर्नमेंट ने बताई थी, उस तादाद का लगभग आधा जो है वो मारे जा चुके हैं। तो एक बड़ी कामयाबी, और इसमें कामयाबी के पीछे दो ही चीज़ें हो सकती हैं, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी हो सकता है और उसके साथ साथ जो गैजेट, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो भी हो सकता है। और उसका अंदाज़ा ही नहीं बल्कि उसके जो आउटकम है वो आज सामने आ रहे हैं। अगर हम पिछले दिनों की चाडूरा की आपको मिसाल दें कि एक सिम के लिए 4 दिन इलाके का कॉर्डन रहा, एक सिम किसी मिलिटेंट का वहाँ पड़ा हुआ था, और उस सिम को ट्रैक करते करते पूरे फोर्सेस के लोग उस इलाके को क्रैक कर रहे थे, क्रैक डाउन कर रहे थे। और साफ जाहिर है उनको अपनी इंटेलिजेंस में आ रहा था कि ये सिम इस इलाके में है, यानी सिम जिसके पास था वो भी उस इलाके में था, लेकिन वो सिम ही वहाँ पे था, मिलिटेंट नहीं था। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ को बयान भी करती हैं। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जहाँ आपने तादाद की बात की जो आईजी ने बताया था, मगर हम देखते हैं कि आए रोज़ यहाँ पे पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, स्कॉलर्स हैं, वो मिलिटेंसी के सफ़ों में जा रहे हैं, वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले अगर आपने स्कॉलर्स की बात की तो अभी एक और ख़बर हम देना चाहेंगे। श्रीनगर में आईजी कश्मीर जो है और डीजी यहाँ पे श्रीनगर में जो हुमामा में वेटलैंड सेरेमनी थी, उस जो सीआरपीएफ का एहलकार जो मारा गया, उसकी जो फंक्शन थी, उसको अलविदा अपने घरों के लिए रवाना किया जाता, उसकी डेड बॉडी को। तो उस मौके पर जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने ये भी बताया कि जो हुमामा, ये जो बिमना का जो स्कॉलर था, जो कंगन गांदरबल के इलाके में मिस हुआ था और उसने मिलिटेंसी ज्वाइन कर ली है, उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर ली है, उनका कहना था। ये खबर भी निकल के आ रही है। यानी
आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, 2 दिन पहले जो श्रीनगर में जो इनकाउंटर हुआ था उसमें जो 3 मिलिटेंट मारे गए थे, उसमें भी बताया गया था कि एक मिलिटेंट जो मारा गया उनमें से है वो वही बिमना वाला लड़का है, स्कॉलर है, वो भी मिलिटेंट है। लेकिन बाद में जो आइडेंटिफिकेशन हुई उसमें यही हुआ कि डेड बॉडी पहचानी नहीं जा रही थी, लेकिन उसकी फैमिली के लोगों ने उस डेड बॉडी को बॉडी स्ट्रक्चर से पहचाना और बताया कि वो नहीं, और आज बताया गया कि उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन किया है। ये पुलिस का वर्शन है, ये आईजी कश्मीर का वर्शन है। लेकिन ओवरऑल कश्मीर में जो पिछले 2016 से लगभग हम कहें जो बुरहान एपिसोड हुआ, उसके बाद कश्मीर में नौजवान जो हैं वो मिलिटेंसी की तरफ राग़िब हुए हैं और बड़ी तादाद में हुए हैं, आज भी हो रहे। एक मिसाल जो है ये 4 हफ्ते की मिसाल है जो श्रीनगर के बिमना, अगर वाकई में इसने मिलिटेंसी ज्वाइन किया तो ये एक बड़ी मिसाल है। और मिलिटेंसी ज्वाइन करना ये खुद अपनी जगह पे एक सवाल है, क्योंकि पढ़ा लिखा लड़का, स्कॉलर, और इसको पता है कि जो भी मिलिटेंसी ज्वाइन करता है उनके पास उनकी जो है एज ग्रुप जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल ज़्यादा से ज़्यादा मिलिटेंट की उम्र रह जाती है। तो ये समझने से हम लोग कासिर हैं। हाँ, समझने की ज़रूरत है उन लोगों को जो मुल्क के पॉलिसी मेकर्स हैं, जो स्टेट के, उनको समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये सब क्यों ऐसा हो रहा है। चलिए, बात की हमने जम्मू कश्मीर के हालात पे मिलिटेंसी के हवाले से। सलम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो नाजरीन, जम्मू कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, एनकाउंटर्स की हम बात करें, आए रोज़ एनकाउंटर्स तो हो रहे हैं, मगर पढ़े लिखे नौजवान जो है वो मिलिटेंसी के सफ़ों में जा रहे हैं। ये किसी खतरे की अलामत लग रही है, क्योंकि अब PhD स्कॉलर्स जो है वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए नाज़रीन, बात की हमने यहाँ पे एनकाउंटर्स के हवाले से। आए रोज़ अब एनकाउंटर्स हो रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे मिलिटेंसी के सफ़ों में पढ़े लिखे नौजवान जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, वो मिलिटेंट्स बन रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि खतरे की निशानी बन सकती है, क्योंकि अब पढ़ा लिखा नौजवान भी कहीं ना कहीं मिलिटेंसी की ओर जा रहा है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं और अगली खबर हम यहाँ पे करेंगे जम्मू कश्मीर में कुदरती वसाइल के हवाले से। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जरखेज़ है जम्मू कश्मीर कुदरती वसाइल के हवाले से। यहाँ के आबशार, यहाँ के बागात, सब कुछ यहाँ पे ऐसा है कि जैसे जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं कि ये जन्नत बेनज़ीर है, दिल फरेब है, ये इन्हीं कुदरती वसाइल की वजह से। और कुदरती वसाइल में यहाँ पे हम बिजली का भी जिक्र ज़रूर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आबी ज़खायर बहुत ज़्यादा है, बिजली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो रही है। अगरचे यहाँ पे बड़े बड़े जो बिजली प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं, मगर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं बिजली सप्लाई के हवाले से। पावर उनको सही मायनों में कह सकते हैं कि बिजली की जो सप्लाई है वो नहीं मिल रही है। हमारे साथी सनम एजाज ने कुछ लोगों से बात की, कुछ सोशल वर्कर्स से बात की, इस बिजली के नायाब होने के हवाले से। आए आपकी नज़र करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, हाइड्रो पॉलिसी, 2008 में ये पॉलिसी आई थी। उस पॉलिसी के तहत JNK के जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको LADF के तहत फंड्स जो है 2% लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड का जो था 2% जो है लोकल एरिया में, वहाँ पे उनको ये डेवलपमेंट कामों के लिए लगाना था। उसका कहीं कुछ नामो निशान नहीं आज तक। इस तरह जो आपका डेली वेजर्स है वहाँ पे, पिछले 15 सालों से ये डेली वेजर वहाँ काम कर रहे हैं उड़ी प्रोजेक्ट में, उड़ी फर्स्ट और उड़ी सेकंड में। इनकी तादाद कुछ 450 है जिनकी ज़मीनें गई हुई हैं और वहाँ लोकल रहने वाले हैं। 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो लोग इन्होंने लगाए हुए हैं, आज तक उनको परमानेंट नहीं किया गया। मुख्तसर सी तनख्वाह दी जाती है उनको, कुछ 8,000 10,000 के करीब, ऐसे ही करके, मतलब जैसे वो भीख मांग रहे हैं बेचारे, वैसे करके उनके बच्चे, वो खुद एक मतलब भूखमरी के शिकार हो गए बेचारे। पिछले 15 सालों से वो डिमांड कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास आए, हमारा इसको रेगुलराइज किया जाए, आज तक वो नहीं हुआ। CSR जो होता है, लोकल सर्विस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर कंपनी की, जी, उसके तहत कुछ काम होता है वहाँ पे, लोगों की कुछ डेवलपमेंट होती है वहाँ पे। CSR के तहत जो हमारे 9 अफेक्टेड विलेज हुए हैं उड़ी सेकंड के, उसमें आज तक मेरे ख्याल से कोई रुपया 10-30 लाख रुपए का इन्होंने काम किया है। इस साल का जो CSR था वो लैप्स हो गया, क्योंकि NHPC के पास, उनके पास शायद स्टाफ नहीं था। तो जितने भी हल्का जात में लोगों ने ये काम के लिए उनको रिकमेंड किया था, सरपंच ने, बाकी लोगों ने, उन्होंने उस हिसाब में, मतलब जो उनका अपना ये सर्वे करना था और एस्टिमेट्स वगैरह बनाने थे, वो बनाए नहीं। तो आपका फाइनेंशियल ईयर चला गया और वो पैसा भी लैप्स हो गया, वो लोगों को मिल नहीं पाया। वहाँ पे लोगों ने ज़मीनें दी इस प्रोजेक्ट के लिए, क्या उनको मुआवजा मिला? उनके अभी मुआवजे की कई बार जो है वो शिकायतें वगैरह, देखिए 20% जो मुआवजा लोगों का है आज भी वो बंद है, वो लोगों को नहीं मिला। रिहेबिलिटेशन के नाम लोगों को एक गैस बर्नर और एक चूल्हा दिया गया, वो मतलब सिलेंडर, और वो 2 चीज़ें दी गई लोगों को, जो टोटली डिसलिक्विड जो लोग हो गए, जिनको वहाँ से निकलना पड़ गया, जिनके मकान चले गए, बाकी चीज़ें चली गई, उनको भी रिहेबिलिटेट नहीं किया गया।
रिहेबिलिटेशन के नाम पे लोगों के साथ धोखा किया गया उस टाइम में। उस टाइम के जो वहाँ के कंसर्न एमएलए थे उन्होंने तवज्जो नहीं दी। 6 महीने वहाँ पे स्ट्राइक रही और अपने जो एक्स एमएलए वहाँ पे थे ताज साहब, वो आए, उन्होंने वहाँ बड़े डोल धमाके से लोगों को कहा कि आपको जॉब मिल रही है, 2 महीने के अंदर आपको जॉब एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी। आज तक वो ना एडवर्टाइजमेंट हुई और 60 पोस्ट का उन्होंने बोला कि हमने एडवर्टाइजमेंट की, लोगों से लिया गया, ये अपने फॉर्म वगैरह लोगों ने सबमिट किए। तब से आज तक वो कोर्ट में चला गया, वो बात कोर्ट तक चली गई। आज तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिला, वो दर बदर भटक रहे हैं ऐसे ही। जिन लोगों की लैंड की वहाँ पे 543 फैमिलीज़ की लैंड की हुई है, आज तक उनको किसी को भी जॉब नहीं मिली। ये एक सवाल जो है, जब मीडिया वहाँ जाता है, जब कोई बड़ा एमएलए लीडर जाता है, ये एनएचपीसी के लोग जो हैं बड़ी अवगत करते हैं, ये अवगत की वजह क्या होती है? रीज़न यही है सर कि जो एक्चुअल कंडीशन आपकी साइट्स पे है, जो लोगों के साथ वो कर रहे हैं बर्ताव, वो चीज़ किसी न तरीके से बाहर ना आ जाए, पब्लिकली बाहर ना चली जाए, उस चीज़ को बचाने के लिए ये सब चीज़ की जाती है। उस टाइम पे कोई आगे आके इनका कोई जनरेशन, जब आपने कहा कि करीबन 20 लाख मिलियन होती है वहाँ से, जी जी, ये प्रॉफिट यूजुअली कितना होता है दिन का, अंदाज़ा कितना है? देखिए सर, इनका अगर दिन का इनकी इनकम करें तो 7 से 8 करोड़ रुपया इनका डेली का ये है। और ये बिजली बनती है पावर पे, पानी पे। पानी पे, सॉरी बिल्कुल पानी है। पानी में इतना तो आपको पता ही है, खर्चा रॉयल्टी वगैरह जो हमारा है वो है नहीं कहीं, उसको वो दे नहीं रहे हैं। LADF जो है 2% आपका शेयर होता है स्टेट गवर्नमेंट का, जो NHPC उनको इसमें से प्रॉफिट देती है, उसका 2%, NHPC का 2%, ये 4% मिला के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड जो है, इसका जो जितने भी डेवलपमेंट के काम होते हैं वो आज तक इसका एक भी पैसा NHPC ने उड़ी में नहीं लगाया। आप वहाँ के लोग हैं, वहाँ के लोग इस चीज़ को उठाते नहीं हैं कभी मामले में? सर आए दिनों यहाँ पे उड़ी में स्ट्राइक्स होती है इसी चीज़ को लेके कि आपका हमें इंसाफ दो, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। हमारा जो डेली वेजर्स के जो यूनियंस के जो अपना प्रेसिडेंट है, वो तो अपना जाके सेंटर में मोदी जी से, बाकी लोगों से मिल के अपनी रिप्रेजेंटेशन उन्हें हर जगह दी। पिछले 15 साल से वो दौड़ रहे हैं बेचारे, उनकी ओवर एज हो गए वो, अब वो कहाँ जाएंगे? आपको मैं ये बताते हुए मुझे खुशी भी होती है और एक दुख भी है। आप NHPC की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड की प्रोग्रेस हुई है NHPC 1 और 2 में इस साल। जो पिछला ये 2-3 महीने में इतनी अच्छी जनरेशन हुई है, जो इनका टारगेट था टारगेट से कहीं ज़्यादा। तब भी इन बच्चों को जो इंसाफ नहीं, बेचारे जो 15 इन्हीं की वजह से हुआ। इनका स्टाफ जो था वो बाहर था, क्योंकि वो जहाँ घर गए तो कोई छुट्टी पे था, वो वापस नहीं आ पाए, वो वहाँ ही था। लेकिन इन्होंने अपना दिन रात मेहनत करके अपना 100% एफर्ट दे के इनके जनरेशन को लॉस नहीं होने दिया और कर दिया। लेकिन इनके साथ अभी तक इंसाफ नहीं हो रहा है। ये बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। हम LG साहब के पास गए, हम सेंटर में जो कंसर्न मिनिस्टर है पावर डिपार्टमेंट के, उनके पास गए। बस यही है, वादा पर वो करना और उसके बाद वो वादा खिलाफी हो जाती है। आज तक के बेचारे जो हैं इस तरह है अपना फाका कशी का शिकार, और टाइम पे ना इनको पेमेंट दी जाती है ना कुछ। इनकी पेमेंट जो है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू निकाली जाती है, 2-4 महीने 6-6 महीने के बाद इनको मिलती है। बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा। मतलब आप CSR का आपने बोला, CSR के नाम पे आपको वहाँ धोखा हो रहा है। लोकल डेवलपमेंट एरिया के जो फंड से उसके नाम पे वहाँ धोखा हो रहा है। जितना भी हम जो आपका हायर अथॉरिटीज़ उनके पास जाते हैं, जो फाइल है वो एक टेबल से दूसरे टेबल तक मूव होने में उसको सालों लग जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं लोगों को इंसाफ जो आज तक मिला नहीं। चलिए नाज़रीन, कुदरती वसाइल के हवाले से हमने बात की, बिजली के बहरान के हवाले से बात की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा पैदावार बिजली की हो रही है और यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं बिजली पैदावार के, बिजली कटौती के हवाले से। सोशल वर्कर जो है उन्होंने बात की थी हमारे साथी सनम एजाज से, जो आपने देखा। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में अब की बार सियासत बहुत ज़्यादा गर्म है, जहाँ मेयर को हालिया दिनों में अदम एतमाद किया गया है और उसकी जो पोस्ट है वो चली गई। अभी श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कोई मेयर नहीं है। काफ़ी ज़्यादा अब बहस मुबाहसे हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं और ऑडियोज़ वीडियोज़ की मैसेज भी अब सोशल मीडिया पे देखने को मिल रही है। वहीं पे जो साबिका डिप्टी मेयर थे शेख इमरान, उन पे कई इल्ज़ामात लगाए गए हैं। एक इल्ज़ाम ये था कि वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं और बीजेपी उसको अब अपना कैंडिडेट बना रही है मेयर के पोस्ट के हवाले से, और कुछ कॉरपोरेट्स ने उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाए। हमारे साथी फिरदौस अहमद ने बात की है साबिका डिप्टी मेयर शेख इमरान से। आए आपकी नज़र करते हैं। देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैं एक वोट हूं इन 42 लोगों में। इन 42 लोगों में मेरा एक वोट है। इस ग्रुप का हेड वहीद डार साहब है। वहीद डार साहब का रिफ्ट किसी के साथ है नहीं है, किसका सपोर्ट है नहीं है,
42 लोग के साथ इन्होंने बैठक की है, मैं उसमें एक मेंबर हूं। मैं अपनी लाइन क्रॉस करके कोई जवाब ऐसा नहीं देना चाहता जिससे मेरे जो इस ग्रुप के जो सरबरा अभी है वही डार साहब, इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा वही डार साहब आंसर देंगे। तो कंट्रोवर्सीज बढ़ गई है जब से फ्लोर टेस्ट हुआ है, रीजन क्या है? देखिए, कंट्रोवर्सीज बढ़ सकती हैं क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ है। हर कोई मेरी तरह नहीं जेल में चुप बैठेगा। जो कुर्सी से उतरा है वो कोई भी हरबा कर सकता है। मैंने गुजारिश की है गवर्नमेंट से, सिक्योरिटी अपने कॉरपोरेटर्स की, सब कॉरपोरेटर्स की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उसमें मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वहीद डार साहब और इनके बाकी ग्रुप लीडरों का, और जिन्होंने पूरा सपोर्ट दिया, और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने दी। कंट्रोवर्सीज़ तो होती रहती हैं सियासत में, लेकिन हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई है। जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं बस चंद दिनों का मामला है, जब तक नोटिफिकेशन जारी होगी और हमारा ग्रुप ये डिसीजन लेगा कि हमारा मेयर का फेस कौन है, क्या है, वो वही डार साहब सारा कन्फ्यूजन क्लियर करेंगे। बाकी हमारी तरफ से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, जबकि हमारे नाम भी आए हैं वही डार साहब, मेरा, अशरफ पालपुरी साहब का। हम इस बारे में कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहते हैं। क्यों? हम अपने काम, अपने कॉरपोरेटर्स की इज्जत और अफजाई में लगे हैं, उनके साथ मसरूफ़ हैं। हम बड़े ही इत्मीनान से हैं कि लोग उनको भी जानते हैं, लोग हमको भी जानते हैं। तो टावर लोकेशंस निकाली जाएं। उन्होंने बोला मेरा फ़ोन 5 बजे लिया गया, वो देखा जाए कि उन्होंने फ़ोन कितने फ़ोन किए हैं उसके बाद। हालांकि वो किसी एजेंसी के दफ्तर में गए थे, ACB के, जहां उन्होंने 3 पेज का स्टेटमेंट करप्शन के ख़िलाफ़ और फॉर्मर मेयर के ख़िलाफ़ दिया और दस्तखत किया। वो भी सामने आ रहा है कल परसों, तो फिर वो खुद ही पता चलेगा कि झूठा कौन है, या क्या पता उसको ब्लैकमेल किया गया हो, कोई कमज़ोरी पकड़ी गई हो। पुलिस से गुजारिश है ऐसे मामलात इन्वेस्टिगेट कीजिए। हम इज़्ज़त याफ्ता है खुद भी पॉलिटिकल वर्कर्स, और इस चीज़ से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमारे ऊपर उंगलियां उठती हैं कभी। हम रिएक्शन तो नहीं देते हैं, लेकिन पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। चलिए नाजरीन, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का हाल, साबिका डिप्टी मेयर शेख इमरान की बात आपने सुनी, जो उस पर इल्ज़ाम लगे, क्या कहना था उन इल्ज़ामात के हवाले से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सियासत गर्म है श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में कुदरती वसाइल के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो आए रोज़ लोगों के एहतजाज होते हैं पीने के पानी के हवाले से, और चाडोरा के लोगों का भी यही हाल है कि नल में अगर पानी आता है मगर इतनी ज़्यादा गंदगी आती है कि लोग उस पानी को पी नहीं सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने शिकायत की कि इस पानी की वजह से उनकी सेहत खराब हुई है। जहां से ये पानी होके आता है वहां पे क्या हाल होगा, ये तो सोचने वाली बात है। हमारे साथी जाहिद अहमद ने कुछ लोगों से बात की इस पीने के पानी के हवाले से, क्योंकि किस तरह के लोगों की शिकायत रही है, आए आपकी नजर करते हैं। घर ओन मे चमुत सर थोप ये मे घर किचस मज नलक खूल ना तुम अम कुछ क्या द्राव तुम वो अम क्या बी नलक वाल वन बरवाज फीस कुछ फीस भरो तुम करो मेहरबानी टाँकि थो छान तो अगर छान थो तेल करो यह दफ्तर अत बंद तक पता कर दफ्तर तुम वो अम क्या पूर ना वो क्या नान यह अंदर किचन मज त्रा किचनस मज द्राव नलक मज द्राव किचनस मज द्राव यह ोट अत ना वो दवाई दगन ना अस ना बेमार तुम टाँकि थन क्या छान वन बे कोचस मज ड्रेन सारे फटम मुलाजिम कर कहीं तवाफुल टोटली कर तवाफुल कर कहें। चलिए नाज़रीन, चाडोरा के लोगों की बात आपने सुनी है। पीने के पानी के हवाले से गंदा पानी इनको मिल रहा है, नलों से सही पानी नहीं आ रहा है। जहाँ पे ये पानी ज़ख़ीरा किया गया है वहाँ पे उन्होंने लोगों ने शिकायत की वहाँ पे किस तरह की गंदगी होगी जो नालों से बाहर आ रही है। तो इक़्तिदार आला तक उन्होंने बात पहुँचाने की कोशिश की मगर किसी ने सुना नहीं। अब गुलिस्तान के न्यूज़ के ज़रिए उन्होंने फरियाद लगाई यहाँ के इक़्तिदार आला तक कि सही तरीके से जो चाडोरा के लोग हैं उनको पानी दिया जाए ताकि उनकी सेहत ख़राब ना हो।
नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट, और स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के हवाले से। गुलिस्तान न्यूज़ की कोशिश रहती है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ कहीं भी लोगों की शिकायत रही है तामीर व तरक्की के हवाले से, हम उन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, इक़्तिदार आला तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और इसी ज़िमन में हमने कपरन वेरीनाग के इलाके लोगों की शिकायत कुछ दिन पहले इक़्तिदार आला तक पहुँचाई थी, क्योंकि उनके रोड की जो हालत थी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। आज से अगर उस रोड पर मैगडमाइजेशन का काम शुरू हुआ है, वहाँ पर लोगों ने जो बात की